अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसके अंदर हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और कौन कौन से इसके अंदर इसके एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं और इसकी फिजियोलॉजी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक जो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, इसके अंदर जो है जीआईटी और एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं और इसके ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ये कंटिन्यूस मस्कुलर डाइजेस्टिव ट्यूब होती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? डाइजेशन है। डाइजेशन क्या है कि हमने फूड के लार्जर कंपोनेंट्स को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक करना है। फिर हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने डाइजेस्टेड मटेरियल को, जिसको हमने डाइजेस्ट किया है, उसको हमने मूव करना है थ्रू म्यूकोजा इनटू द ब्लड। कि फूड जो है हमारे म्यूकोजा मेम्ब्रेन से, म्यूकोजल मेम्ब्रेन से पास करके ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर हमारे पास है एलिमिनेशन, जिसके अंदर हमने अनवांटेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को बॉडी से जो है एलिमिनेट कर देना है, एक्सक्रीट आउट कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं? हमारे पास माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हमारे पास डिफरेंट एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि इस पूरे के पूरा डाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास टीथ हैं, टंग है, गॉल ब्लैडर है, सेरेब्री ग्लैंड्स हैं, लिवर और पेंक्रियाज आ जाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो है सब कुछ शो किया गया है। जैसे कि हमारे पास माउथ है, ईसोफेगस, ये वाली ईसोफेगल ट्यूब है। फिर हमारे पास जो है ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारे पास एनस, गॉल ब्लैडर, ये सारा चीज़ें जो है हम इनको फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब इस पूरे के पूरे हमारे पास जो जीआई सिस्टम है, इसमें जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इस जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, हमारे पास इंजेशन है, प्रोपलियन है, मैकेनिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और डेफिकेशन है। और इन सारे प्रोसेसेस को हम फर्दर जो है वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेशन का प्रोसेस। इंजेशन का प्रोसेस है कि हमने फूड को ऑब्टेन करना है, मींस के इनटेक करना है। सेकंड आता है हमारे पास प्रोपलियन। प्रोपलियन वो प्रोसेस है कि जिसके साथ हमने जो फूड को इनटेक किया है उसको हमने जीआई ट्रैक्ट के अंदर मूव करवाना है बाय द स्पेसिफिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके ज़रिए हमने फूड को जीआई ट्रैक्ट के अंदर मूव करवाना है फ्रॉम अपर साइड, फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। तो हमारे ईसोफेगस के अंदर जो है ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे ये स्टोमक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेरिस्टालसिस के थ्रू जो है मूव को जो फूड है उसको मूव करवाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हमारे पास च्यूइंग है, मिक्सिंग विद सलाइवा है, जो कि हमारे माउथ में हो रही होती है। माउथ में जो है वो इसको जनरेट करते हैं। फिर हमारे पास मिक्सिंग इन स्टोमक है। फिर हमारे पास सेगमेंटेशन है, लोकल कंस्ट्रिक्शन इन द इंटेस्टाइन टू मिक्स द फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है केमिकल डाइजेशन का, जिसके अंदर फूड को मोलेकुलर फ्रेगमेंट्स के अंदर जो है वो ब्रेक किया जाता है मोनोमर्स के अंदर, और हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बिगिंस इन द माउथ विद सलाइवा एंड कंटिन्यूज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो हमारे लिए जो है वो नेसेसरी होते हैं, अक्रॉस द म्यूकोजल मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड और लिम्फ। और फिर आता है लास्ट हमारे पास जो कि डेफिकेशन है। डेफिकेशन के अंदर हम एलिमिनेट कर देते हैं अनयूज्ड अनवांटेड सब्सटेंसेस को, इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस को फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट मूव करते हैं पेरिटोनियम की तरफ। पेरिटोनियम हमारे पास सीरस मेम्ब्रेन होती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक विजरल पेरिटोनियम है और हमारे पास एक पेराइटल पेरिटोनियम है। तो विजरल पेरिटोनियम, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये वो वाली लेयर होगी जो कि कवर करेगी एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ द मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, और पेराइटल पेरिटोनियम लाइंस द बॉडी वॉल। जैसे कि डायग्राम में देखें आप, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास पेराइटल पेरिटोनियम है और यहाँ पर हमारे पास विजरल पेरिटोनियम है। जो विजरल पेरिटोनियम है वो ऑर्गन्स को सराउंड कर रही है और जो पेराइटल पेरिटोनियम है ये बॉडी की लाइनिंग बना रही है। पेरिटोनियल स्पेस आती है, जो कि हमारे पास जो पेराइटल पेरिटोनियम और विजरल पेरिटोनियम के दरमियान वाला जो पोर्शन है सेंटर में, इसे हम पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि सेपरेट करता है विजरल और पेराइटल पेरिटोनियम को। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आती है जिससे मिजेंट्री कहते हैं। मिजेंट्री क्या है? मिजेंट्री एक डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम फ्यूज टुगेदर दैट एक्सटेंड्स टू द ऑर्गन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉडी वॉल। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स के लिए। एक लेयर होती है पेरिटोनियम की, प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर द वेसल्स एंड नर्व सप्लाइंग द ऑर्गन्स। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर वेंट्रल मिजेंट्री और डोर्सल मिजेंट्री को यहाँ पर हम लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये मिजेंट्री जो है डबल पेरिटोनियम डबल लेयर होती है।
तो इस तरह से जो है ये सपोर्ट करती है वेजल्स को, नर्व्स को और डिफरेंट ऑर्गन्स को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ एडहेयर होते हैं, अटैच होते हैं और ये अपनी पेरिटोनियम को लूज कर देते हैं बाय रिजॉर्प्शन। फिर आता है कि पार्ट्स ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द पैंक्रियाज आल्सो किडनीज। तो ये सारे के सारे जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में कंसिडर किए जाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, ऑर्गन है कोई भी, तो ये एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन इन द रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। तो ये क्या हुआ कि इसकी जो पेरिटोनियम थी वो रिजॉर्ब हो गई और ये लॉस्ट हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीआई ब्लड सप्लाई की, कि हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ब्लड सप्लाई है वो कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमारी ब्लड सप्लाई अबाउट 25% द कार्डिक आउटपुट जो सप्लाई है वो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जीआई सिस्टम को। फिर हमारे पास जो एट्रियल एब्डोमिनल आयोटा गिव्स द सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक से एब्डोमिनल आयोटा जो है वो सीलियक ट्रंक में जाता है और हमारी जीआई ट्रैक्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो सप्लाई करता है। और सीलिक ट्रंक जो है वो हेपाटिक स्प्लेनिक गैस्ट्रिक ब्रांचेस विच सर्व द लीवर एंड स्प्लीन एंड स्टमक, एंड सीलिक ट्रंक जो सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक ब्रांचेस सर्व द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से सारे का सारा जो हमारे पास ब्लड का फ्लो है सीलिक ट्रंक से होता है और ये सारी की सारी ब्लड सप्लाई जो है जीआई ट्रैक्ट में इस तरह से कंट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नर्व्स की तरफ। जो नर्व्स हैं जो कि इंटीग्रेट करती हैं हमारे जीआई सिस्टम को, तो कुछ जो है वो इंट्रिंसिक लोकल जो हमारे पास रिफ्लेक्स होते हैं लोकल, तो इसके अंदर लोकल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। शॉर्ट रिफ्लेक्स जब आता है, जैसे कि सब म्यूकल नर्व प्लेक्सिस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ग्लैंड्स और म्यूकोजल मसल्स को, और फिर हमारे पास मायांटेरिक प्लेक्सिस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं जीआई वॉल एंड जीआई मोटिलिटी को। तो ये वो वाले हमारे पास नर्व के प्लेक्सिस होते हैं जो कि जीआई सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जो है वो नर्व्स के प्लेक्सिस होते हैं जो कि आउटसाइड द जीआई सिस्टम मींस के अंदर सीएनएस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि इन्हांस करता है गट मोटिलिटी को और सिक्रीशन को, और फिर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि इनहिबिट करता है गट मोटिलिटी को और सिक्रीशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ माउथ को। तो माउथ जो है वो लिप्स, पैलेटे एंड टंग पे जो है कंसिस्ट होता है। माउथ कैविटी जो है जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, और सिलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है डायग्रामेटिकली जो है सारे के सारे पोर्शन जो है माउथ के यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास यूव्यूला है जो कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट पैलेटे, दैन प्लेटोग्लोजल आर्क है हमारे पास यहाँ पर, फिर पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, फिर हार्ड पैलेटे है यहाँ पर, ओरल कैविटी है, टंग है, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ओरोफेरेंक्स, एपिग्लोटिस, लेरिंजोफेरेंक्स, हाइड बोन। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिप्स की। लिप्स एक्सटेंड फ्रॉम इंफीरियर मार्जिन ऑफ द नोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द चिन, एंड रेड मार्जिन इज पोरली केराटिनाइज्ड एंड लैक्स स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स। तो जो हमारे लिप्स का जो रेड पोर्शन है वो पोरली केराटिनाइज्ड है और इसके अंदर जो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते। फिर हमारे पास आता है पैलेटे। पैलेटे जो है हार्ड पैलेटे और सॉफ्ट पैलेटे में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हार्ड पैलेटे जो है रिजिड सरफेस अगेंस्ट विच फूड इज़ फोर्स्ड इन च्यूइंग। तो हमारे माउथ के अंदर जो बकल कैविटी के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन आता है अपर साइड पर वो हार्ड पैलेटे है, और सॉफ्ट पैलेटे जो है वो पीछे वाली साइड पर यूव्यूला के करीब जो है हमारे पास सॉफ्ट पैलेटे होता है। और मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट राइजेस एंड ब्लॉक्स ऑफ द नेसोफेरेंक्स ड्यूरिंग द स्वेलमिंग। तो जो हमारे पास यूव्यूला है वो सॉफ्ट पैलेटे जो है वो वहाँ पर एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं टंग की तरफ। टंग एक मस्कुलर हमारे पास टेंटिकल है कंपोज्ड ऑफ द इंटरकलेटेड मसल फाइबर्स दैट ग्रिप्स एंड रीपोजिशंस ऑफ द फूड, मिक्सेस फूड विद स्लाइवा एंड कंप्रेसेस फूड टू फॉर्म अ फूड बोलस प्रायर टू स्वेलविंग। तो यहाँ पर एक जो है मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है फूड को कि उसको मिक्स किया जा सके स्लाइवा के साथ, और उसका जो है बोलस क्रिएट करके उसको स्वेलिंग से पहले उसका बोलस क्रिएट किया जा सके, फूड को कंप्रेस किया जा सके। इट कंटेन्स द टेस्ट सेंसिंग स्ट्रक्चर्स, टेस्ट बर्ड्स, एंड इट इज़ द ऑर्गन ऑफ स्पीच। नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द माउथ की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट पेपिला यानी कि स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फिलीफॉर्म पेपिली जो कि रफ सरफेसेस होती हैं, फंगीफॉर्म पेपिली जो कि हाउस टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सर्कमवलेट पेपिली जो कि हाउस टेस्ट बर्ड्स होते हैं, फोलिएट पेपिली जो कि हमारे पास पोस्टीरियर लैटरल टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्कमवलेट पेपिला हैं, यहाँ पर इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास सर्कमवलेट पेपिला हैं। फिर हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिला जो कि माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पर शो किए गए हैं, जो कि रफ स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइन स्ट्रक्चर्स हैं। फिर हमारे पास फंगीफॉर्म पेपिला है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास जो डोर्सम ऑफ टंग है, फिर फोलिएट पेपिला है,
यहाँ पर हमारे पास सेकुलस टर्मिनालिस है, पैलेटोग्लोसल आर्क, देन वी हैव लिंगुअल टॉन्सिल्स हेयर एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स वी हैव हेयर एंड पैलेटोफ्रिंजियल आर्क इज़ आल्सो प्रेजेंट हेयर, यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एपिग्लोटिस होगा यहाँ पर। तो इस तरह से फर्दर जो है इसकी एनाटमी को फर्दर डिस्कस किया जाएगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह के हैं। इंट्रिंसिक ग्लैंड्स वो हैं जो स्कैटर्ड थ्रू आउट द बकल कैविटी म्यूकोसा, और एक्सट्रिंसिक ग्लैंड्स हैं जो कि सप्लाई मोस्ट ऑफ द सलाइवा आउटसाइड द बकल कैविटी, जैसे कि हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो यहाँ पर हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पर पैरोटिड डक्ट है, जिससे हमारा जो सलाइवा है वो बकल कैविटी में इंडक्ट किया जाता है, जो हमारे पास वो उसको इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, ये वाला हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड आ जाता है, जो कि हमारे ईयर लोब्यूल के जो है वो नीचे वाली साइड पर होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, जो कि हमारे मैंडिबल की तरफ होता है। तो इस तरह से ये तीनों ग्लैंड जो हैं एक्सट्रिंसिक सलेवरी ग्लैंड्स के तौर पर एक्ट करते हैं और ये सलाइवा जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टीथ आ जाते हैं। तो प्राइमरी टीथ के अंदर हमारे पास दो इंसाइजर्स हैं। अगर हम इसका हाफ फार्मूला चेक करें तो इसके अंदर दो इंसाइजर्स हैं, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर लाइन लगाएं और हम इस साइड पे काउंट करें तो हमारे पास दो इंसाइजर्स हैं, एक कैनाइन है, दो मोलर्स हैं। और इसी तरह से हम दूसरी हाफ साइड को देखें तो हमारे पास इसको जो है हमारे पास टोटल जो है वो काउंट 20 आ जाएगा। इसी तरह हम परमानेंट टीथ को देखते हैं, हमारे पास दो इंसाइजर्स हैं, एक कैनाइन है, दो प्री मोलर है, 3 मोलर हैं। तो हमारे पास टोटल जो है 32 टीथ बन जाते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, हमारे पास एक क्राउन स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सपोज्ड अबव द जिंजिवा, जिसको हम गम कहते हैं। तो ये क्राउन है, जैसा कि यहाँ पर आप देखें फिगर के अंदर ये क्राउन है हमारा, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्राउन कहते हैं। फिर हमारे पास है रूट, एंकर्ड बाय द पेरियोडोंटल लिगामेंट टू द बोन बाय अ फिब्रस जॉइंट गोम्फोसिस। तो हमारे पास ये पेरियोडोंटल लिगामेंट के साथ हमने रूट को जो है वो एंकर किया होता है, ये इसकी रूट है जिसे पेरियोडोंटल लिगामेंट ने जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से फंक्शनल एनाटमी आ जाती है टीथ की। नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ थ्रोट एंड ईसोफेगस। फेरेंक्स जो है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं ओरोफेरेंक्स और लेरिंजोफेरेंक्स के अंदर। मस्कुलर वॉल प्रोपेल्स द फूड टू द ईसोफेगस। फिर हम बात करते हैं ईसोफेगस की, जो कि एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि लेरिंजोफेरेंक्स से लेकर स्टोमक तक एक्सटेंड करती है। पासिस थ्रू द डायाफ्राम एट द ईसोफेगल हाइटस एंड गैस्ट्रोईसोफेगल कार्डिक स्फिंक्टर, a physiological sphincter that helps the keep esophagus closed when empty। तो हमारे पास जो है वो जब स्टोमक में एंटर होता है ईसोफेगस, तो वहाँ पर हमारे पास एक स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर। इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो कार्डिक साइड पर होता है, तो इसे हम गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो ये स्फिंक्टर जो है ये हेल्प करता है कि ईसोफेगस, जब हमारे पास जो है वो ईसोफेगस जो है वो एम्प्टी होगा तो ये वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही फूड ईसोफेगस से आ रहा होगा तो बाय द डिफरेंट रिफ्लेक्सिस एक्शन जो हमारे पास ये कार्डिक वाल्व है, कार्डिक स्फिंक्टर है, ये ओपन हो जाएगा ताकि फूड को स्टोमक में एंट्री दी जाए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ द स्टोमक की तरफ। तो स्टोमक का एक कार्डिक रीजन होता है जो कि नैरो रिसीव करता है फूड बोलस को। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास जो है कार्डिक रीजन है। फिर हमारे पास फंडस है। फंडस जो है हमारे पास वो एक बल्ज दैट एक्सटेंड्स सुपीरियर लैटरली टू द कार्डियक रीचेज द डायाफ्राम। तो ये हमारे पास जो है फंडस है, ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास स्टोमक का ये फंडस है। फिर हमारे पास बॉडी मिड पोर्शन है, दिस इज़ आवर बॉडी ऑफ द स्टोमक। एंड नेक्स्ट भी है पाइलोरिक एंट्रम। ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम का है, जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक कैनाल से पीछे वाला पोर्शन है, इसे हम पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। फिर हमारे पास है ये एक फनल शेप्ड जो है पोर्शन होता है जो कि नैरो करता है टू फॉर्म द पाइलोरिक कैनाल। फिर ये जैसे ही नैरो डाउन होता है तो हमारे पास पाइलोरिक कैनाल बन जाती है यहाँ पर, और इस पाइलोरिक कैनाल के बाद हमारे पास पाइलोरस आ जाता है, यानी कि फिर हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाएगा, वाल्व आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है और उसका ड्यूडेनम पोर्शन आ जाता है। फिर हम बात करते हैं हमारे पास रूज होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं, और जो वॉल्यूम होता है स्टोमक का वो अबाउट 4 लीटर्स होता है। इस तरह से हमारे पास जो है रूगी होता है जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। तो जैसे आप ये देखेंगे इसके अंदर इस तरह से फोल्ड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के जो फोल्ड्स हैं, तो इस तरह से इसको हम रूगी को जो है हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेसेस की जो कि स्टोमक में होते हैं। एक्ट एज अ होल्डिंग वेसल फॉर इंजेस्टेड फूड। तो जो हमने फूड इंजेस्ट किया उसके लिए ये एक होल्डिंग वेसल के तौर पर काम करता है, स्टोरेज वेसल के तौर पर काम करता है।
देन पार्टिसिपेट्स इन द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन एज वेल। प्रोपलियन का फिनोमेना होता है कि ये डिलीवर करता है प्रोडक्ट को जो कि कायम होती है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेरिस्टालसिस के फिनोमेना के साथ जो प्रोपलियन हो जाती है फूड की फ्रॉम द स्टोमक टू द ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन का फिनोमेना है। प्रोटीन डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर पेप्सिन जो है फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंजाइम आता है जो कि इन केस ऑफ इन्फेंट्स सिजीन मिल्क प्रोटीन को जो है वो ब्रेक करता है। फिर हमारे पास कुछ आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है रिक्वायर होते हैं, और फर्दर जो विटामिन B12 है वो चाहिए होता है हमें मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज एज वेल एज एरिथ्रोपोइसिस के लिए। और अगर विटामिन B12 की एब्सेंस होगी तो परनीशियस एनीमिया जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 2.75 टू 10.49 मीटर्स इसकी लेंथ होती है, या फिर इसको 9 फीट टू 34.4 फीट लॉन्ग जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व तक तो सीकम जो है वो हमारे पास आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का जो है पोर्शन आ जाएगा, और इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास वाल्व होगा उसे हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इसकी 3 सब डिवीजन्स होती हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर, और ये कोलोन है तो जो कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। फिर हमारे पास अपेंडिक्स है, और इसी तरह से जो है हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम कर्व्स अराउंड द पैंक्रियाटिक हेड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ड्यूडेनम, और इसके अंदर जो है हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला होता है जो कि बनता है बाय द मर्जिंग ऑफ बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट। जो एक तरफ से ये पैंक्रियास से डक्ट आ रही होती है और एक तरफ से जो है हमारे पास डक्ट आ रही होती है बाइल डक्ट। तो जैसे कि ये देखेंगे हमारे पास ये बाइल डक्ट आ रही है और यहाँ से हमारे पास पैंक्रियास से डक्ट आ रही है, और जो यहाँ पर आकर हमारे पास स्फिंक्टर बनता है इसे हम हेपाटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर कहते हैं, या फिर इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। फिर हमारे पास हेपाटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर कंट्रोल्स द एडमिशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो जैसा कि हमने कहा था कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स हैं जो अपनी पेरिटोनियम को लूज़ कर देते हैं, तो इसी तरह ड्यूडेनम भी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हमारे पास गाल ब्लैडर है, यहाँ से हमारे पास जो है वो एक डक्ट आती है सिस्टिक डक्ट, और यहाँ से हमारे पास लीवर से डक्ट आती हैं 2, राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट के साथ कंबाइन करती है तो ये बना देती है हमारे पास बाइल डक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस कौन कौन से हैं। ड्यूडेनल रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्पेटाइन, फीडबैक मैकेनिज्म, मॉनिटर द कंटेंट्स बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टमक। तो इस तरह से हमारे पास ड्यूडेनल रेगुलेशन जो है वो होती है। हाई फैट कंटेंट, लो पीएच, हाइपरटोनिसिटी एंड आर रिजल्ट इन द डिक्रीज्ड स्टोमक एम्पेटाइन। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे पास जो स्टोमक की एम्प्टी होने की जो हमारे पास स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम। जेजुनम एक्सटेंड्स फ्रॉम ड्यूडेनम टू इलियम, तो ये ड्यूडेनम से लेकर इलियम तक एक्सटेंड करता है और ये अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। फिर हमारे पास थर्ड लास्ट पोर्शन आता है जो कि इलियम है। इलियम जो है वो जेजुनम से लेकर इलियोसिकल वाल्व तक एक्सटेंड करता है और ये अबाउट 3.6 मीटर्स लॉन्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारे पास ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम है, फिर आगे हमारे पास जो है ये जेजुनम आ जाएगा, जेजुनम के बाद हमारे पास ये इलियम आ जाएगा जो कि फिर इलियोसिकल वाल्व तक जो है वो एक्सटेंड करता है। तो जेजुनम और इलियम जो है वो फंक्शन उनका होता है एब्जॉर्प्शन के अंदर, और इन्हें हम इंट्रा पेरिटोनियल कहते हैं, और सस्पेंडेड फ्रॉम मिसेंट्री हुज वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स कैरी द न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की बात करें तो इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स होती हैं विद सेल्स दैट सिक्रीट द इंटेस्टिनल जूस एंड दे कंटेन द पैनिथ सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं प्रोटेक्टिव लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल होता है इन नेचर। फिर हमारे पास पेयर्स पैचेस आते हैं जो कि लिम्फोइड फॉलिकल होते हैं सब म्यूकोसा के अंदर। फिर हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर ब्रनर ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक ऐसी म्यूकस को सिक्रीट करते हैं जो कि रिच होती है बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर, जो कि इंक्रीज कर देती है पीएच ऑफ द काइम को। फिर हमारे पास वायरस एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड एवरी 3 to 6 days। फिर हमारे पास इंटेस्टिनल जूस है जो कि आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, लो एंजाइम कंटेंट होता है। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिवर को, गॉल ब्लैडर को और फर्दर जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। तो होप सो कि आपने सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।